पैनल अब आपको स्क्रीन पर रेडी नजर आएगा और कुछ बढ़िया से टॉप कॉल्स के तड़के के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग। दिखाइए स्क्रीन पे टॉप कॉल्स का स्टिंग। गावा सर, गुड मॉर्निंग गावा सर। गावा सर का आज का बढ़िया वाला आइडिया कौन सा लेकर आए? गुड मॉर्निंग। बढ़िया वाला आइडिया बिल्कुल है। जो स्टॉक का नाम है हेवल्स इंडिया। हेवल्स इंडिया का जो बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर है बढ़िया है। लोअर लेवल से जो बूम मिला है बहुत ही बढ़िया मिला है। फिर एक कंसोलिडेशन हुआ करीब 8-10-12 दिन का। उसके बाद जो कल का मूव है, परसों का मूव था, बहुत ही बढ़िया। ट्रेड करा है 1372 पर हेवल्स इंडिया। स्टॉप लगाना चाहिए 1360 का, बस 12 रुपए का है। टारगेट होंगे 1400, 1400। तो हेवल्स इंडिया पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। हेवल्स इंडिया स्ट्रक्चर बढ़िया नजर आ रहा है गावा सर को, खरीदारी करने का मन है। ये पहला प्रेफर्ड पिक आज का। मानस, गुड मॉर्निंग। क्या आइडिया आज का? टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, इंडिया सीमेंट में खरीदारी करनी है। इंडिया सीमेंट ने लोअर लेवल पे कल बाइंग इंटरेस्ट दिखाया। मेरे ख्याल से 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही थोड़ा सा ऊपर उसने सपोर्ट लिया था। और कल जब रिकवरी देखने को मिली तो इंट्राडे चार्ट पे एक रेजिस्टेंस जो कि 267 था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। देखिए, पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 275 जो पिछला हाई था उसको स्टॉक इस बार ब्रीच कर जाएगा। तो इंडिया सीमेंट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 264 का स्टॉप लॉस लगाइए। 278 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। 270 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 9 रुपए 70 पैसे की क्लोजिंग थी, तो वहां पर 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, इंडिया सीमेंट्स कल याद रखिएगा जब आपने स्टेट्स देखे होंगे क्लोजिंग में, जिन जिन स्टॉक्स में कल शॉर्ट कवरिंग थी उसमें शुमार एक इंडिया सीमेंट्स भी था। ओआई घट रहा था, प्राइस ऊपर था। दूसरा ट्रेड हो गया इंडिया सीमेंट्स। तीसरा ट्रेड के लिए चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड क्या रहेगा? आशीष जी, अनम्यूट अनम्यूट एक बटन होगा वहां पे अनम्यूट का, उसे दबा दीजिए, फिर बता दीजिए क्या करना है आज। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ट्रेड रहेगा डिवीज लैब में। खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया है और अपना 20 डे में वापस रीगेन करता हुआ देखने मिला है। मुझे लग रहा है ये जिस हिसाब से फार्मा में अच्छा एक टेलविंड चल रहा है, इसमें एक अच्छा अपस्विंग देखने मिल सकता है। तो 3690 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी और टारगेट ऑफ 3770 के 3770 के टारगेट के लिए। ओके, 3723 पे दिवीज लैब आपका बाय ट्रेड रहेगा। आप चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर सेगमेंट में ऑटो में एक बहुत अच्छी डिप आई है। तो कल की जो क्लोजिंग है करीबन 1970, मैं यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1935, 1935। मैं यहाँ से टारगेट देख रहा हूँ 2080 से लेके 2100। इनफैक्ट 2100 एज अ पोजिशनल टारगेट हम मान के चल सकते हैं और यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये हैं आज के सारे प्रेफर्ड आइडियाज। रैप रखिए, रैप कर देना एक्टर साहब, दिखाइए जरा। गावा सर ने शुरुआत करी हैवेल्स इंडिया के साथ, जिसका स्ट्रक्चर बढ़िया है, तो खरीद के मौके वहां पर नजर आएंगे। लेवल्स क्या होंगे? टारगेट और स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पे। 1360 का स्टॉप, 1400 के लक्ष्य। मानस ने इंडिया सीमेंट्स पे दाव लगाया है। कल बढ़िया मूव्स दिखा रहा था जाते जाते। पैटर्न बहुत पॉजिटिव। 264 का स्टॉप, 278 के टारगेट्स और चाहें तो 270 का कॉल खरीद सकते हैं। बहती साहब ने दिवीज लेबोरेटरीज को पसंद किया। 3690 का स्टॉप है, 3770 के लक्ष्य है। बढ़िया राउंडिंग बॉटम बनता हुआ। और सावंत साहब को पसंद आ रहा है टीवीएस मोटर्स, खरीदिए। कल की क्लोज अच्छी, 2100, 2080 ये हमारे ऊपर की तरफ के लक्ष्य हैं और 1935 का स्टॉप लगाइएगा। बढ़िया, ये 4 पिक्स का तड़का। ये हो गए आज के सारे आइडियाज। अब एक टीसीएस का गेट टुगेदर हुआ था, बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी? हर्षदा जी वहां पे थी, कैसी थी बॉडी लैंग्वेज? आशीष, बॉडी लैंग्वेज में कोई वैसे ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा
कि जो स्पेंडिंग है खास तौर से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उसमें कोई डिले नहीं है, क्योंकि बीच में लग रहा था कि शायद उन प्रोजेक्ट्स पर भी गाज गिरती हुई दिखाई दे सकती है। और ये हुआ, ये इनफैक्ट गेट टुगेदर हुआ था एब्सोल्युटली एक दिन बाद जब फेडरल रिजर्व ने वो अनाउंस किया था कि 2024 में रेट कट्स आएंगे। उन्होंने कहा कि लार्जली क्लाइंट्स की तरफ से इंडिकेशंस इस स्टेटमेंट के बाद आना शुरू होंगे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि हाव भाव कैसे रहते हैं। स्पेशली BFSI सेगमेंट को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। वो एक पॉइंट है जिस पर हमने देखा है दबाव वैसे भी था, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ क्लाउड को लेकर जो हमने देखा था ऑरेकल के साथ हुआ या फिर इवन माइक्रोसॉफ्ट एजोर के साथ हो रहा है, TCS के केस में वैसा नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग दरअसल TCS जैसी कंपनी अपनी क्लाउड प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा बेहतर करती है और इतनी अग्रेसिव नहीं करती जितना ऑरेकल या फिर माइक्रोसॉफ्ट करता आया है। उनका टल ज्यादा रहा है। हाँ, उन जिनका काफ़ी महंगा है वहाँ पर काम मिडवे रुक रहा है, ये उनकी तरफ से इन्फ्लुएंस आया था। तो उम्मीद तो है कि कुछ सिचुएशन चेंज होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस एनवायरनमेंट में लोग जब तक वो फेड से रेट कट नहीं देख लेंगे पहला वाला, तब तक अग्रेसिव अपने बजट्स को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। मतलब वो 2024 में देखिए फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट, अब वो पता नहीं पहले क्वार्टर में आता ही नहीं आता, लेकिन फर्स्ट हाफ में तो शायद होपफुली आ जाए। आप मुलाकात करी थी, ये नहीं कहा ऐसा गेट टुगेदर थर्सडे रात की जगह फ्राइडे रात रखना बोला, चाहिए आपको? पर मैनेजमेंट आधा चेन्नई में रहता है और इनफैक्ट अब की बारी तो कई सारे लोग आए थे वहाँ पर। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर से मुलाकात हुई, जो इस समय BFSI हेड है, वो आधा समय चेन्नई में देते हैं, तो चेन्नई, बॉम्बे और ऑफ कोर्स बाकी, इसीलिए वो थर्सडे को प्लान हुआ था। चलिए, ये अच्छा आता हूँ, लौटता हूँ IT पे। मैं चतुर्मोता साहब से पहले जान लिया जाए आज का एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा पिक। आशीष जी, 3 हो गए। गुड मॉर्निंग चतुर्मोता साहब, रडार पे आज कोई बढ़िया वाला पिक हो तो बताइए। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल। देखिए मेरे हिसाब से थीम जो है वो तो ये 2-3 बड़ी थीम चल रही है, एक IT, दूसरा पावर, और बैंक्स में हम देख रहे हैं कि PSU बैंक्स में एक बड़ी अच्छे ट्रेंड बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर पे अभी भी वैल्यूएशन का कंफर्ट है। बहुत से बैंक्स आज भी 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, और जबकि क्रेडिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 16-17-18% की क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को आ रही है। NPS नंबर काफी कंट्रोल में है, और जो जिस तरह की ग्रोथ केपेक्स की हम देख रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि प्राइवेट केपेक्स अब आने वाले दिनों में काफी अच्छी तरह से ग्रो करेगा, और उसका क्लियर बेनिफिशियरी PSU बैंक्स बड़े तौर पे बनेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने CPSE, PSU बैंक भी इसका ETF जो है उसको काफी समय से चर्चा में लाया, और हमें मानना है कि अभी भी ट्रेंड काफी मजबूत है। बट इसमें से एक पिक लेनी होगी तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, जैसे हमने कहा, और 1.6 टाइम प्राइस टू बुक तक जाता हुआ हमें लगता है ये स्टॉक जा सकता है, और साथ ही साथ अच्छी यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग बनी हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये 218 पे स्टॉक का एक बहुत ही बढ़िया मीडियम टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन रहा है, और ये सपोर्ट अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो टेक्निकली भी मुझे लगता है 245 से 250 की पोटेंशियल टेक्निकल अपसाइड आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। वैसे रडार पे रखिएगा, जो चतुर्मोता साहब को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना, वो कुछ दिनों बाद बाजार को भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगने लगता है। इससे पहले कुछ दिन पहले BDL और सीमेंस जैसे स्टॉक्स की बातचीत हुई थी। दिखाइए जरा चार्ट थोड़े से महीने के। तो अब बारी आ गई बैंक ऑफ बड़ौदा की, सरकारी बैंक्स का। ये देखिए BDL, ये इनको जो थोड़ा अच्छा लगता है वो बाजार को कैसा लगने लगता है। BDL 32% फटा, इवन सीमेंस जैसा स्टॉक 12% के अप मूव पिछले एक महीने में। रिविजिट करूंगा आगे शो में चतुर्मोता साहब के साथ ये स्टॉक्स, लेकिन आज रडार पे बैंक ऑफ बड़ौदा 218 का सपोर्ट अगर होल्ड कर रहा है तो 245-250 का टेक्निकली एक पोटेंशियल अपसाइड नजर आता है। चलिए, हो गए आज के सारे बेहतरीन टॉप कॉल्स। अब वापस हर्षदा के पास चलें और अब जरा स्टॉक्स इन न्यूज की शुरुआत करी जाए, और क्योंकि IT का डिस्कशन चल ही रहा था तो एक्सेंचर के नंबर्स को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रख लेते हैं। हेडलाइन में भी प्रोड्यूसर आपने मेंशन करा था आज इंडियन IT रडार पर रहेगा उन नंबर्स के चलते। कैसे नंबर्स? वैसे नंबर्स ठीक है आशीष। डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में हमने देखा है 3% तक की ग्रोथ है, $16.2 बिलियन का जो आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है, और कांस्टेंट करेंसी में अगर आप ध्यान दें ईयर ऑन ईयर आधार पर 1% तक की ग्रोथ है। कंपनी ने क्या गाइड किया था? -2
से 2% के बीच। तो ठीक उसी के बीच दरअसल कंपनी ने वो परफॉर्मेंस दिया है 1% की ग्रोथ का, विच इज ओके। आउटसोर्सिंग बिजनेस में क्या हो रहा है, वहां पर ग्रोथ है, करीब 6.5% तक का इजाफा। इनफैक्ट आउटसोर्सिंग डील विंस में 21% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ये एक अच्छा साइन है क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियां भी लार्जली वही करती हैं, आउटसोर्सिंग का कारोबार। कंपनी ये कहती है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के कुछ संकेत वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक पॉजिटिव है। हालांकि कंपनी ये कहती है कि FY24 में ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग म्यूटेड ही रहेगी, यानी कि उसमें इतना ज्यादा जंप नहीं रहेगा, थोड़ा सा सेंटिमेंट बेहतर हो रहा है। अब आउटलुक क्या है उस पर आते हैं। तो आउटलुक के लिहाज से कंपनी ने अपने गाइडेंस को कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जस का तस रखा है, यानी कि 2 से 5% तक की ग्रोथ रहेगी FY24 के साल में, ये कंपनी ने कहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो एक अच्छा संकेत भारतीय आईटी कंपनियों के लिए जरूर है। भाई साहब, आईटी का इंडेक्स और दिग्गजों में कोई प्रेफर्ड पिक हो तो वो मेंशन करिएगा, आप ढूंढ के रखिए, एक बार टटोल लीजिए। तो ये है कहानी, वो एक्सेंचर के नंबर्स, दुनिया का एक बड़ा आईटी मेजर जो आउटसोर्सिंग, कंसल्टेंसी, बहुत कुछ सिमिलर बिजनेस मॉडल इंडियन आईटी जैसा। तो ये पिक्चर थोड़ी सी प्रेजेंट कर देता है मूड माहौल की। मॉर्गन स्टैनली कहता है कि जो नंबर्स आए हैं Q1 एक स्लाइड इनलाइन है या स्लाइड बीट है। ये नवंबर एंडिंग कंपनी है तो इसका Q1 आया है, नहीं नवंबर एंडिंग कंपनी है ना, मैं उसमें नहीं पढ़ रही। जो भी नवंबर एंडिंग जो क्वार्टर के नंबर्स आए स्लाइड बीट है, पर जो गाइडेंस दिया गया है वो थोड़ा सा वीकर देन एक्सपेक्टेड है। तो गाइडेंस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा पस्त है। देखते हैं आज इंडियन आईटी कैसा बिहेव करता है। लेकिन भाई साहब, आईटी इंडेक्स कैसा स्टैक्ड अप नजर आता है? आशीष जी, आईटी इंडेक्स काफी ब्यूटीफुली स्टैक्ड अप है। लास्ट वीक ही करीब करीब 7% का रन अप देखा था हमने वीकली चार्ट्स पे आईटी इंडेक्स में, और जिस हिसाब से आईटी इंडेक्स 35,000 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, दैट इज वेरी गुड। बॉलिंजर बैंड के अपने ऊपर बैंड पे ही ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से वेल प्लेस्ड है, इसमें 37,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो हमारी जो टॉप पिक रहेंगी इसमें से मिड कैप आईटी में हमारा फोकस ज्यादा है। परसिस्टेंट, बिरलासॉफ्ट और LTTS, ये 3 स्टॉक हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। परसिस्टेंट लास्ट वीक ही अपना 52 ऑल टाइम हाई इनफैक्ट टच किया था और थोड़ा सा 2 दिन से हल्का करेक्शन देखने मिला है, विच इज वेरी हेल्दी। हमें लग रहा है कि ये बाइंग जोन वापस बन रहा है, तो 6950 से लेके 7000 के जोन में कहीं भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो एक्जैक्टली 6900 का एसएल मेंटेन करना है। हमें लगता है इसमें वापस 7400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपको दिग्गज मिल गया था फंडामेंटल पिक धर्मेश की तरफ से TCS, और मिड कैप में परसिस्टेंट, बिरलासॉफ्ट, LTTS। ये है बहेती साहब के प्रेफर्ड गो टू आइडियाज। और चतुर्मोता साहब ने ITBs मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही रिकमेंड किया था। चतुर्मोता साहब, क्या लक्ष्य लेके चल रहे हो अब आप? तो आशीष, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें हमें शायद आपको इमीडिएट बेसिस पर नंबर्स इतनी जल्दी नहीं दिखेंगे, पर जहां पर पे बड़े रीजन रीडेट के बन रहे हैं वो हम जानते हैं कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कट की बात 2024 में हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आपको इंटरेस्ट रेट में आएगा, और इन्फ्लेशन जिस तरह से कंट्रोल में, ग्रोथ की एक एक्सपेक्टेशन मार्केट लेके चल रहा है। और जैसे ही ग्लोबली आप थोड़ा ग्रोथ देखेंगे तो डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड रिकवर होगा, और इसका रिफ्लेक्शन आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स में ITBs, जिसको हम कहते हैं ETF है आईटी का, और उसके अंदर में दिख रहा है। और मेरा मानना है कि ये जो ITBs है अपने पुराने ऑल टाइम हाई को, जो कि करीब करीब 42 के आसपास बना था, उसको क्रॉस करेगा, और इस बार कहीं ना कहीं 45 से 50 तक के पोजिशनल लक्ष्य आपको आने वाले 3 से 6 महीनों में हो सकता है ITBs में देखने को नजर आए। और मेरे हिसाब से ब्रेकआउट बहुत ही डिसाइसिव 35-50 के ऊपर हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक पोजीशनिंग ITBs के अंदर में की जा सकती है। एक डिस्क्लेमर है कि हमने भी अपने पोर्टफोलियो में ITBs को एक जगह पिछले कुछ दिनों में दी है। रखिए भाई रेडार पे, हर तरफ से बढ़िया कमेंट्री आती हुई। स्टॉक स्पेसिफिक एक्सपर्ट ने बढ़िया से तड़का भी ऐड कर दिया है। अब चला जाए आज के होने वाले लार्ज ट्रेड्स पे। आज फिर बड़े सौदे होने की तैयारी हो रही है, ऐसा CNBC आवाज एक्सक्लूसिव कहता है। क्या अपडेट्स हैं? कई सारे सौदे होंगे आशीष आज। इंडसइंड बैंक और निप्पॉन AMC
ये आप रेडार पर रखेंगे। दरअसल इंडसइंड बैंक के क्लीन आउट ट्रेड में जो बची हुई हिस्सेदारी है 2.86% की, वो निप्पॉन एएमसी में बेचता हुआ दिखाई देगा। नियरली 1.79 करोड़ के शेयर बिकने के लिए आएंगे इंडसइंड बैंक की तरफ से। ये इसे हम कहते हैं क्लीन आउट ट्रेड, यानी कि इसके बाद इंडसइंड बैंक के पास कोई हिस्सा नहीं रहेगा। फ्लो प्राइस जो तय की गई है वो करीब 426 रुपीस 60 पैसे के आसपास है। ब्लॉक डील का साइज रफली 762 करोड़ आका गया है। और प्राइसिंग के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कल की क्लोजिंग प्राइस की सामने ये 5% के डिस्काउंट पर सौदा हो रहा है। तो पहला ये सौदा आप रेडार पर रखेंगे। इसके साथ ही आप ध्यान दीजिएगा एम्बेसी रीट्स पर। तो यहां पर आज ब्लैकस्टोन अपनी हिस्सेदारी बेचता हुआ दिखाई देगा। यह भी एक क्लीन आउट ट्रेड ही माना जा रहा है। एम्बेसी रीट्स में ब्लैकस्टोन के पास इस समय 23.5% का हिस्सा है और वही पूरा स्टेक वो ऑफलोड करते हुए आज दिखाई देंगे। $833 मिलियन की ये डील होती हुई दिखाई दे सकती है। प्राइस 310 रुपए प्रति शेयर है, यानी कि कल की क्लोज के लिहाज से यहां पर भी थोड़ा सा डिस्काउंट ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक और सौदा आप रेडार पर रखेंगे। एक और सौदे पर नजरें रहेंगी, आज स्टॉक रेडार पर रहेगा एस्ट्रल का। एस्ट्रल की ब्लॉक डील आज नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, और ये टीवी 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि इस हफ्ते शायद वो ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे सकती है, जिसमें प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी करीब 2 से 3% हिस्सा ऑफलोड करेंगे। स्टेक सेल करीब 1000 करोड़ से 1500 करोड़ एट द मोस्ट, अगर वो 3% तक जाते हैं, होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर प्रमोटर्स के पास इस समय 55% या फिर 56% के आसपास तक का हिस्सा है। 55.85% स्टेक है। प्रमोटर्स ने लास्ट जो बेचा था वो 4 साल पहला था, करीब 2019 में 2.4% तक की स्टेक इन्होंने ऑफलोड किया था। देखते हैं वो डील भी आज होती या फिर इस हफ्ते के दौरान अगले जो 2 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं उसमें होती हुई दिखाई देती है। तो ये 3 स्टॉक्स ब्लॉक डील के लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। इंटरेस्टिंग। निप्पॉन लाइफ, एएमसी, बढ़िया है सब। मूड बॉल मानस, अगर ये लार्ज ट्रेड क्लीन आउट ट्रेड वैसे अच्छा होता है अगर हाथों हाथ ले लिया जाए तो एक ओवरहैंग खत्म हो जाता है, लेकिन ठीक है आज शायद अप टू 5% डिस्काउंट तक ये सौदा होता हुआ नजर आए। गिरावट में बायर हो आप या नहीं? चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है? नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। ये अपना नैम इंडिया ओके। तो देखिए, नैम इंडिया की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है चार्ट्स पे, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम दिख रहे हैं। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रही है, और स्पेशली जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 430 है उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, बिल्कुल आप अपनी पोजीशन बनी रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 470 रुपए और उसके ऊपर अगर निकला तो 490-95 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है तो बिल्कुल बना रहना चाहिए पोजीशन में, और अगर कोई करेक्शन देखने को मिले तो 430 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। एस्ट्रल, सावंत साहब, कल ही पता है मैं और नीरज वाजपेयी यूट्यूब कर रहे थे, किसी ने सवाल उठाया था कि बहुत अच्छे मूव्स के बाद इतने समय से क्यों थका है, कंसोलिडेट कर रहा है, जब बाजार इस तरह का ताबड़तोड़ तेजी दिखा रहा है। बाजार को पता रहता है चला नहीं है स्टॉक। अब प्रमोटर्स कहा जा रहा है माल छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अंश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और अभी डील नहीं होनी है। इस समय गॉज करेंगे किस तरह का डिमांड है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। एस्ट्रल कैसा लग रहा है? ये कंसोलिडेशन के बाद किस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मूव? जी आशीष जी, जो कल की क्लोजिंग है वो करीबन 1910 के इर्द गिर्द है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर थोड़ा और नीचे यानी 1885 1880 इस जोन में आके बाउंस करे तो एक अच्छा, जिसे हम वैल्यू बाय कहते हैं, उस तरह से बाय हो जाएगा। फिलहाल इस लेवल पे कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, जस्ट वेट करना होगा। तो जिनके पास पोजीशन भी हो वो 1875 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और अगर ये 1885 80 के जोन से बाउंस हो तो हम एक फ्रेश बाय के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, यह है एस्ट्रल की कहानी। देखते हैं अब ये अपडेट्स क्या आते हैं इससे रिलेटेड, कब प्रमोटर्स वो लार्ज ट्रांजैक्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कल देवयानी की बातचीत कर रहे थे, आज वरुण की बारी है। वरुण बेवरेजेस के लिए 2 डेवलपमेंट्स है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इन्होंने दरअसल साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है द बेवरेज को, उसको अक्वायर किया है। 1320 करोड़ में वो सौदा होता हुआ दिखाई देगा। वो इनफैक्ट उस बड़ी वाली खबर पर आई है, ये 450 करोड़ का ये यूनिट लगाने वाले झारखंड में, उसका मिनिस्क्यूल इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जो साउथ अफ्रीकन मार्केट में द बेवरेज को अक्वायर कर रहे 1320 करोड़ को लेकर, वो बढ़िया डेवलपमेंट है। अब बेवरेज को दरअसल एक
बड़ी कंपनी है। साउथ अफ्रीकी मार्केट में हम सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्शन होता है वैसे भी बेवरेजेस के लिहाज से। अब इस कंपनी के हाथ दरअसल फ्रेंचाइजी है पेप्सिको का साउथ अफ्रीकन मार्केट में, लेसोथो में और साथ ही एस्वाटिनी में। ये दो छोटे और देश हैं। यही नहीं, इसके अलावा द बेवरेज को के हाथ में दरअसल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी हैं बोट्सवाना और नमीबिया में। तो उस लिहाज से एक बड़ा मार्केट है जिसमें कंपनी उतर रही है। अब रिपोर्ट से बेसिकली कह रही हैं कि इस डील के बाद करीब करीब 15% इनके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू में करीब 12% तक का इजाफा देखने को मिलेगा। CLSA ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, बाय कॉल दे दिया है। 1000 के टारगेट्स के आसपास पहले टारगेट्स थे, अब वो बढ़ाकर 1419 रुपए कर दिए हैं और जेफरीज ने कहा है 1100 तक के लेवल्स आ सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। स्टॉक वैसे भी 1171 पर है, तो जेफरीज की रिपोर्ट का ज्यादा मायने नहीं है, लेकिन CLSA ने जो टारगेट बढ़ाया है उस पर शायद स्टॉक और ज्यादा रिएक्ट करेगा। और ऑफ कोर्स झारखंड में करीब निवेश कर रहे हैं, एक प्लांट लगाएंगे, उसका भी तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा ही। नहीं, गजब है भाई साहब, ये स्टॉक 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के पार आ गया है। आज सुबह हम लोग दिखा रहे थे 5 साल का चार्ट, क्या मूव है इस कंपनी में, एक तरफा। और कल ही इसने अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी छुए थे, तो रिकॉर्ड हाईस पे बैठा हुआ स्टॉक है। ये देखिए क्या मूव बने पिछले 3 सालों में। वरुण बेवरेजेस 1.5 लाख करोड़ प्लस मार्केट कैप। धर्मेश, क्या करोगे आप वरुण बेवरेजेस में? गजब मूव्स हैं, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड होंगे पर एग्रेशन है मैनेजमेंट का। इनऑर्गेनिक, कल वो देवयानी इंटरनेशनल, यही प्रोमोटर ओन्ड कंपनी थाईलैंड में करार करके आती है, आज वरुण बेवरेजेस साउथ अफ्रीका की डील का अनाउंसमेंट करता है। क्या करोगे वरुण बेवरेजेस में? देखिए, अगर पहले से बाई करके रखा हुआ है तो उसको रखे रहें, और इंक्रीमेंटली ऐड करने में भी कोई खामियाजा है नहीं। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से, जैसा आपने बताया कि प्रमोटर का काफ़ी एग्रेशन है एंड कंसिस्टेंट एग्रेशन है। एक होता है कि स्पॉलिटिक एग्रेशन रहता है, बट इनकी कंटिन्यूटी रही है एग्रेशन में और कैप्चर्स करते जा रहे हैं जोग्राफीज, वो चाहे देश के अंदर हो देश के बाहर हो। ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप बिजनेस ये सेटअप करते जा रहे हैं। तो प्रीमियम वैल्यूएशन है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है इनका जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वो काफ़ी, वहाँ पर दूसरी कंपटीशन है नहीं, तो प्रीमियम वैल्यूएशन बनी रहेगी। एंड 5 साल के नज़रिए से रखे तो ये यहाँ से भी डबल होगा, 1.5 लाख करोड़ 3.5-4 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा इसका नेक्स्ट 5 ईयर्स में। वरुण बेवरेजेस, हाँ, और साउथ अफ्रीका में जिस कंपनी को एक्वायर कर रहा है वहां पे उसका शेयर छोटा है। देखते हैं कैसे ये कंपनी वहां पे उस मार्केट में पकड़ बनाती है, वो इंपॉर्टेंट होगा। इस बीच वो हर्षदा जो मेंशन कर रहा था, निप्पॉन लाइफ AMC का जो सौदा होने की तैयारी हो रही है, होना शुरू हो गया है। बाजार खुलने से पहले दिखाता है किस तरह के एपेटाइट है ये स्टॉक, फिर इसका मतलब हरे में ही रहेगा, ज़्यादा दिक्कत दिखाएगा नहीं। ब्लॉक विंडो में ये डील कंज्यूमेट होती हुई इस समय सारे अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। खैर, क्विकली आज के लो उधर कुछ लास्ट ट्रेड होने और कुछ QIP के जरिए, फिर कल भी ऐसी हर्षद ने 3 स्टॉक बताए थे QIP वाले। आज कौन से? आज JK टायर का QIP लॉन्च हो चुका है आशीष। 500 करोड़ दरअसल कंपनी रेज करती हुई दिखाई दे रही है। 358 रुपीज 96 पैसे के आसपास ये फ्लो प्राइस है, यानी कि कल के कंपैरिजन में 5.2% के डिस्काउंट पर ये QIP लॉन्च हो चुका है। कंपनी बेसिकली अपनी कैपेसिटीज एक्सपैंड करना चाहती है, इसीलिए फंड रेज कर रही है। अब UPL भी शायद QIP ला सकता है। बोर्ड बैठक है 22 दिसंबर को, यानी कि परसों बोर्ड विचार करेगा फंड रेजिंग के बारे में, प्रेफरेंशियल इशू या फिर QIP के जरिए ये फंड रेज करने वाले हैं। JK टायर्स, इसका क्विकली चार्ट चेक। भाई साहब एक बार देखेंगे चार्ट JK टायर का? जी आशीष जी, जिस हिसाब से कल भी हमने देखा टायर कंपनीज में अच्छा एक इंटरेस्ट बना हुआ था आफ्टर, मेरे ख्याल से अपोलो में एक बहुत अच्छा मूव देखने मिला। JK टायर में भी कल भी अच्छा एक सेटअप, इनफैक्ट परसों एक अच्छा सेटअप था, कल थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने मिला, बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 390 तक के जोन दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 367 का एक एसएल मेंटेन करें। यहाँ पे JK टायर का जिक्र हुआ, दूसरा फंड रेस को लेकर UPL, और जरा एक बार UPL लेके आइए। 598.75 पे कल क्लोज हुआ। यहाँ पे एक प्रशांत बिलीव सा बन रहा था कि केमिकल स्टॉक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, उसमें UPL एक अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, लेकिन एक बार फिर से 2 दिन 100 DMA के ऊपर रहने के बाद बैकफुट पे आ गया। आज खबरों में शुमार है, आप कैसे अप्रोच करेंगे? कल का क्लोज एक बार फिर से 100 DMA के नीचे हुआ है।
कल की जो कैंडल है उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम मुझे कंसर्न लग रहा है, तो मैं इसमें एक अप्रोच रखूंगा कि जो कल की क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 600 के जस्ट नीचे 605 के ऊपर बाय करना चाहिए, अबाउट 605, स्टॉप लॉस रखेंगे 595 और 605 के ऊपर टारगेट रखेंगे 625 का 625। तो ये 605 के ऊपर निकलता है, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। रखिए रडार पे। बोर्ड मीट से पहले ये यूपीएल भी आपके फोकस में आएगा। हर्षदा के पास चला जाए। अच्छा, इस बीच आस्था भी जुड़ेंगी। आज जो आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ, उसकी डिटेलिंग पे आऊंगा मैं। क्या व्यू बन रहा है, पैसा डालना नहीं डालना, आस्था से चर्चा कर ली जाएगी, लेकिन पहले हर्षदा के पास बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा कौन कौन से? आशीष, दीपक नाइट्राइट और पेट्रोनेट ने डील साइन कर दी है, टर्म शीट, जहां पर पेट्रोनेट एलपीजी दरअसल 250 किलो टन पर एनम प्रोपलीन और 11 KTPA ऑफ हाइड्रोजन सप्लाई करने वाला है दीपक नाइट्रेट को। ये सौदा साइन हो चुका है। RVNL लोएस्ट बिडर उभर कर आया है वर्कला शिवागिरी रेलवे स्टेशन के लिए, जो केरला में बनेगा। 124 करोड़ का ये ऑर्डर लगभग है, प्रोजेक्ट साइज है। टेक महिंद्रा आज रेडार पर रहेगा। CP गुरनानी का लास्ट दिन है आज एज MD CEO, और ये दरअसल बेटन पास ऑन कर रहे हैं मोहित जोशी को। तो ये स्टॉक आज देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। CP गुरनानी पिछले 19 साल से दरअसल कंपनी के साथ है, एक बहुत बढ़िया लेगेसी इन्होंने तैयार की है बिजनेस की। BPCL रेडार पर रहेगा। पॉलीप्रोपिलीन की यूनिट की प्रोजेक्ट ये खड़ी करने वाले हैं कोची रिफाइनरी में। कॉस्ट इसका करीब 5044 करोड़ का आका जा रहा है। साथ ही साथ अपोलो टायर्स, जहां पर हम सब जानते हैं वॉबर्ग पिंकस की इकाई ने कल स्टेक ऑफलोड किया, तो 2.85 करोड़ शेयर इन्होंने बेचे। नेली 4.49% का हिस्सा इनका बिका है। अब नाम जो आए हैं खरीदारों के सामने, निपॉन इंडिया ने 1 करोड़ से ज्यादा शेयर लिए, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने 30 लाख शेयर, सोसाइटी जनरल ने 23 लाख शेयर, और मॉर्गन स्टैनली एशिया ने भी करीब करीब 16 लाख शेयर खरीदे। इस बीच वो एस्ट्रल की खबर थी कि प्रमोटर्स गॉज करेंगे डिमांड, उसके बाद बेचेंगे। शायद खरीदार हाथों हाथ मिल गए, बाजार में निकले थे, बेच के लौट आए। लार्ज ट्रेड हो गया भाई साहब एस्ट्रल का भी। तो एक्सक्लूसिव खबर पे मुहर लगती हुई, पर एक्सपेक्टेड था कि आज 1-2 दिन डिमांड गॉज करेंगे और शायद इस हफ्ते वो डील हो जाएगी, लेकिन वो आज ही तड़के एस्ट्रल का भी सौदा हो गया। ये है डिमांड। प्रमोटर बेचे, कोई पुराना पी इन्वेस्टर बेचे, जो बेचे हाथों हाथ खरीदार खड़े हुए हैं। इस तरह के फ्लोज हैं। दोनों ट्रेड हो गए, चाहे वो एस्ट्रल हो, चाहे वो निपॉन लाइफ AMC हो। चलिए अब चला जाए आज के प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन पे। पहले तो ध्यान रखिएगा 2 लिस्टिंग्स आज होनी है। डॉम्स इंडस्ट्रीज 790 रुपए का इशू प्राइस, 93 टाइम्स वो IPO भरा था। बाजार का मूड भी ठीक है, देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दूसरी लिस्टिंग आज की, 493 रुपीज का इशू प्राइस। बढ़िया रिस्पांस था इसका भी, 37 टाइम्स। अब वो कंपैरेटिवली उसका 93 था, अदरवाइज अपने आप में ये बुरा नहीं था। इंडिया शेल्टर का रिस्पांस 37 टाइम। दोनों अच्छी लिस्टिंग्स होनी चाहिए। अब आइए आज के प्राइमरी मार्केट एक्शन पे। 6 IPOs खुले हुए हैं, 3 आज बंद होंगे, 3 का डे 2 है, उन पे नहीं जा रहा हूं, उनकी चर्चा हो चुकी। आज से एक और IPO खुलने की तैयारी कर रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, आजाद इंजीनियरिंग। आज खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 499 से 524 रुपीज का प्राइस बैंड, 740 करोड़ रुपए जुटाएंगे। ये कंपनी दरअसल एरोस्पेस कंपोनेंट्स, टर्बाइंस वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड। आस्था, क्या व्यू है हेम का, हेम सिक्योरिटीज का? सब्सक्राइब कर रहे हो या छोड़ दें? गुड मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल सब्सक्राइब करना है इस IPO में। लॉन्ग टर्म के लिए भी करिए और लिस्टिंग गेन के लिए भी करिए। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, देखिए जाए तो हाईली इंजीनियर्ड प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट्स ये लोग बनाते हैं, जो कि ग्लोबल OEMs के लिए बनाते हैं। और कहाँ काम में आते हैं? एनर्जी सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, एरोस्पेस में और डिफेंस में। तो एकदम मिशन क्रिटिकल और लाइफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स ये बनाते हैं। तो सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स है जिस तरह की इंडस्ट्री में ये वर्क करते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस तरह के कंपोनेंट्स बनाते हैं उसमें पूरा गेस्टेशन पीरियड इतना बड़ा होता है कि हर कोई इसमें घुस नहीं सकता। 15 साल लग जाते हैं अगर एक
पूरा अगर हम इसका गेस्टेशन पीरियड की बात करें, क्योंकि 2-2.5 साल तो सिर्फ वेंडर के मतलब वेंडर को सप्लायर के पास OEM के पास जाने में ही लगते हैं, और उसके बाद मिलकर डिजाइनिंग होती है और फिर इसमें स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक होते हैं। तो बहुत बड़ा गेस्टेशन पीरियड है, सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सॉलिड है और वो इसी बात से दर्शाता है कि जो इनके मार्जिन है वो इनके पेयर्स से कहीं ज्यादा है। मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रही हूँ। ऑल्दो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे थोड़ा सा ये अपसाइड पे लगता है, लेकिन जिस तरह का बिजनेस में ये लोग हैं, मेरे हिसाब से इंडिया में तो इस तरह का बहुत ही कम है कि कोई और करता हो। तो बिल्कुल यहाँ पे फायदा होगा कंपनी को और इनका क्योंकि एंट्री बैरियर बहुत सॉलिड है इस इंडस्ट्री के, तो वहां पे भी मुझे लगता है कंपनी को एक एज रहेगा। सो बिल्कुल इसमें सब्सक्राइब करिए। लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो तो भी लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना हो तो भी लगाइए। आजाद इंजीनियरिंग में सब्सक्राइब की रेटिंग हमारी तरफ से है। आजाद इंजीनियरिंग जितना चलेगा उतना तेंदुलकर साहब को भी फायदा होगा। साल की शुरुआत में अनडिस्क्लोज अमाउंट डाला था उन्होंने आजाद इंजीनियरिंग में। वो भी क्या आजकल ये प्री IPO में पैसा वैसा लगा रहे हैं। बहुत पैसा होगा तो क्या प्री करेगा IPO एंजल इन्वेस्टमेंट युवराज सिंह से शायद इंस्पायर हुए हो। और होप हाँ युवराज अनलिस्टेड मार्केट भी वैसे बहुत बड़ा है गजब होता है और बड़ा एक्शन और बहुत सारे लोगों के पास ये सारे तो HNI कैटेगरी में ही आएंगे ना। चलिए ये आ गया भाई, चाहे वो लिस्टिंग गेन्स हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिहाज से आजाद इंजीनियरिंग को एक थम्स अप है। सब्सक्राइब करने का मन बनाइए। एक काम करा जाए, वीरू के बढ़िया वाले हॉट स्टॉक्स भी लेकर आऊंगा आगे, लेकिन मुनाफे की तैयारी लाजली सारी पूरी। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन भी कैप्चर हो चुका है। ट्रांजिशन करते हैं अब पहला सौदा में। एक छोटे से ब्रेक के उस पार पहला सौदा की शुरुआत। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।